Hello, friends. How are you? I hope you are all good and doing fantastic in your life and your field, respectively. But the thing is, we are here to discuss section 16 of SRA, which is quite easy and quite difficult, both at the same time. So, basically, ये हमें बताता है कि किन पर्सन को कब पर्सनल बार टू रिलीफ हो जाएगा, कब उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से कोर्ट मना कर देगी। ठीक है। सिंपल सी बात है कि 16A जो है वो कहता है कि अगर किसी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस अगर किसी ने ले ली है अंडर सेक्शन 20, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। पहला ग्राउंड। 16B हमें कहता है कोई ऐसा है जिसने क्या किया हो, अपने आप को इनकेपेबल कर लिया, मतलब इनकेपेबल कर लिया या इनकेपेबल हो गया। इनकेपेबल का मतलब यहाँ इंसॉल्वेंट से है, इंसॉल्वेंसी से। ठीक है। इंसॉल्वेंट हो गया, इनकेपेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो अब उसको हम नहीं दे सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट। कोई एसेंशियल टर्म्स थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो बार कर दी, नहीं दे सकते। ठीक है। 16C में आ जाओ। 16C के ना दो पर्सपेक्टिव हैं ऐसे। एक है प्री 2018 और एक है पोस्ट 2018। मतलब एक तो कहता है अमेंडमेंट होने से पहले की बात, एक कहता है अमेंडमेंट होने के बाद की बात। अमेंडमेंट होने से पहले कहता है कि देखो सिंपल सी बात है, आपको अवर भी करना है, अवर मतलब डालना है, स्टेट करना है, बताना है प्लीडिंग के अंदर, एंड प्लस प्रूव करना है क्या, रेडीनेस एंड विलिंगनेस। रेडीनेस मतलब आपकी क्षमता है करने की, विलिंगनेस मतलब आपकी इंटेंशन है करने की। ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ेगा, इसलिए मैं फालतू लिख नहीं रहा यहाँ पे कुछ। ठीक है। और अब जो 2018 के बाद हो गया है, वो उसमें अवर वर्ड काट दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप बस प्रूव करो कि भाई आप रेडी थे और विलिंग हो। ठीक है, बस इतना बात, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। फालतू हमको अवर ओवर वाला कर फंसना नहीं है। ठीक है। तो देखो सेक्शन 16 क्या कहता है। सेक्शन 16 का ए कहता है, सेक्शन 16 पर्सनल बार्स टू रिलीव टेन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। अगर किसी ने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस जो सेक्शन 20 में है, जिसकी हमने वीडियो बना ली है, डिटेल आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, एक आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। सेक्शन 14 भी डिस्कस किया हुआ उसमें हमने, तो उसको आप एक बार देख लो इस वीडियो को देखने से पहले, इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि भाई मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपके लिए पर्टिकुलरली जैसे पेंट करके दूंगा आपको। ठीक है, पेंट करके दूंगा, आपके घर को पेंट करूंगा। लेकिन मैं किसी कारणवश अपने घर चला गया, गांव चला गया, मुझे कोई इमरजेंसी आ गई, मैं काम नहीं कर सका, तो आप क्या करोगे, आप सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ले लोगे, आप किसी और को बुला के और वो घर आपका पेंट करवा लोगे। और जो भी मतलब कुछ पेंट, तो खैर फिर भी एक मतलब स्किल वाला काम आ जाता है। चलो आप ये मान के चलो कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको 1 टन शुगर सप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा किसी में इमरजेंसी से, तो आप मेरी बजाय किसी और से करवा लोगे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। और इन द सेम वे क्या होगा कि जो खर्चा होगा आप मुझसे ले लोगे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा, एक बिल्कुल सा माइन्यूट सा ब्रीफ था सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के बारे में। एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सेक्शन जो 14 है वो बार करता है, बेसिकली कैटेगराइज हमें बताता है कि किन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 16 जो है वो हमें ये बताता है कि किन पर्सन्स को हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। द बार आर पर्सनल इन सेंस that this relates with conduct of the plaintiff, unlike section 14 which categorize the contract which cannot be specifically enforced. Okay. सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 16 क्या कहता है एक्ट का, कहता है कि ऑपरेट्स ऑन द पर्सन हु टेक्स द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड अगर हम देखा जाए, क्या कहना चाहता है सेक्शन 16, कहना चाहता है कि ये डिसएंटाइटल कर देता है, पार्टीज को डिसएंटाइटल कर देता है कि आप तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ मांग ही नहीं सकते कुछ कंडीशंस में। कौन सी कंडीशंस है वो हम देखेंगे। क्योंकि सेक्शन देखो, पहली कंडीशन सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस आ गई,
दूसरी कहता है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए या कुछ भी, मान लो आपने किसी एसेंशियल टर्म का वॉयलेशन कर दिया, फ्रॉड वगैरह कर दिया, ऐसी कोई चीज़ें कर दी, तो उन चीज़ों पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। हम देख रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। अब देखते हैं 16 बी को। The provisions imposes personal bar and disentitle the plaintiff from seeking specific performance of the contract in essence that they are principle of equity and which have been incorporated in different clauses। तो वही बात है, यहाँ पे आके देखो आप एक बार 16 बी क्या बात कर रहा है। 16 बी बात कर रहा है इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया, देखो ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि भाई देखो मैं ना घर बेचूंगा, ठीक है, घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड हिमसेल्फ टू बिकम टेनेंट, ठीक है, हिमसेल्फ टू बिकम टेनेंट फॉर पीरियड ऑफ 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल एट द स्पेसिफाइड ईयरली रेंट। 14 साल के लिए टेनेंट बनेगा और ईयरली रेंट देगा। ए बिकम्स इंसॉल्वेंट, अब ए जो है वो इंसॉल्वेंट बन गया, तो हमें डिसाइड करना है वेदर ही कैन गेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट बी। अब ए खुद ही इंसॉल्वेंट बन गया है, ठीक है, ए खुद ही इंसॉल्वेंट बन गया है, तो क्या वो कह सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो मुझे? जब तेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे कैसे काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो तो भाई ऐसा है, तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, बात खत्म, ठीक है। अब इंसॉल्वेंट देखो दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसको कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि तुम इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, या फिर क्या होता है कि मान लो एक जैसे जेठालाल गड़ा है, जेठालाल गड़ा सबको पता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मे के अंदर लीडिंग कैरेक्टर है। तो जेठालाल गड़ा की अगर कोई अफवाह उड़ा देता है कि भाई ये तो देखो इसने ना घर गुर बेच दिया, ये तो गांव जाने वाला है, इस दुकान बिकने वाली है, तो क्या होगा कि लोग उसके साथ बिजनेस करना बंद कर देंगे, उसकी रेपुटेशन हार्म हो जाएगी। तो वो जब लोग बिजनेस उसके साथ करना बंद कर देंगे, तो वो एक हिसाब से वो इंसॉल्वेंटी डिक्लेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड बाय बिजनेसमैन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जब उसको डिक्लेयर कर दिया गया। अब आओ आगे, वॉयलेशन ऑफ एसेंशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच रिमेन टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम, ठीक है। दिस क्लॉज मेक्स, देखो बेसिक सी बात है कि अगर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है और ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो देर कैन बी एन नंबर ऑफ टर्म्स विच आर एसेंशियल एंड देर कैन बी एन नंबर ऑफ टर्म्स विच आर नॉट एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी टर्म एसेंशियल है और कौन सी टर्म एसेंशियल नहीं है, ये तो हमें कॉन्ट्रैक्ट देख के ही पता चलेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। तो ये कौन सी टर्म एसेंशियल है और कौन सी नहीं है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। लेकिन एसेंशियल टर्म बेसिकली वो चीज होती है जिसके ऊपर पार्टीज बार्गेन नहीं कर सकती, समझौता नहीं कर सकती। इन केस अगर उसका ब्रीच होता है तो पार्टीज के म्यूचुअल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, एक को कंपनसेशन देना पड़ता है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आ जाते हैं, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर प्लेंटिव खुद ही वॉयलेशन कर रहा है किसी टर्म का, तो उसको कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। लास्ट इसी का है 14 का बी का, थर्ड एसेंशियल कह सकते हैं। फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विलफुली एक्ट एट वेरिएंसेस और इन सबवर्जन ऑफ द रिलेशन। देखो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, खुद ही, या फिर वो किसी जानबूझ के कोई जो एक्ट्स हैं, वो जानबूझ के जो उसको नहीं करने थे वो एक्ट ऐसे एक्ट कर रहा है, या फिर वो रिलेशन के अंदर कुछ धोखेबाजी टाइप कर रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये क्या कहता है, वेयर द प्लेंटिव act in contravention of the terms of the court may refuse specific performance। क्या कहते हैं, प्लेंटिफ जब किसी टर्म्स, ये टर्म्स है, चार पांच टर्म्स है, इनकी कॉन्ट्रावेंशन में काम कर रहा है, तो कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से मना कर देगी, सिंपल बात है, ठीक है। इसका एग्जांपल बेस्ट क्या हो सकता है कि ए बी सी डी ये चार लोग हैं जो एक पार्टनरशिप के फर्म के पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ए को बोला कि आप 2 टन शुगर खरीद के लेके आओ फर्म के लिए। अब ये 2 टन खरीद के लाता है, साथ में अपने सीक्रेट प्रॉफिट्स कमा रहा है, इसके साथ कुछ मतलब कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है पैसे लेने देने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इनसे रिगार्डिंग कल को मान लो कोई, इनका ये था कि भाई दो 2 टन शुगर से कोई जितना भी पोर्शन आएगा वो हम इक्वली डिवाइड करेंगे, मान लो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसने इनको देने से मना कर दिया कि भाई तूने तो गड़बड़ करके तेरे को नहीं देंगे। तो अब इस सिचुएशन में ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता कि नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, नहीं, नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने पहले ही खुद ही गड़बड़ कर रखी है, ठीक है।
अब आ जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, सेक्शन 16 का सी। तो देखो सेक्शन 16 का सी क्या कहता है। 16 का सी कहता है, देखो पहले हम बात करते हैं 2018 से पहले की, प्री की बात करते हैं, प्री अमेंडमेंट, ठीक है। पहले वर्ड क्या था, हु फेल्स टू अवर एंड प्रूव, क्या लेकिन, रेडीनेस एंड विलिंगनेस। देखो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी। 2018 से पहले जिसने भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेनी है, वो अपनी प्लीडिंग्स में ये प्ली डालेगा। क्या डालेगा, वो अवर करेगा, वो डालेगा, स्टेट करेगा कि मैं रेडी हूं और एंड मैं विलिंग हूं, ठीक है। ये प्लेंट में इसको डालना पड़ेगा, अपनी प्ली में इसको लिखना पड़ेगा जब भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर उसने ये नहीं डाला और लिमिटेशन का पीरियड खत्म हो गया, तो उसको अमेंडमेंट नहीं करने दिया जाएगा और उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ये ना होता तो प्रूव तो उसको करना ही है कि भाई मैं रेडी हूं और मैं विलिंग हूं, ये तो प्रूव तो करना ही है, नो डाउट। लेकिन उसको ये प्लेंट में भी होना चाहिए, तो उसको अमेंडमेंट का राइट नहीं मिलता, ठीक है। बस अब ये क्या कर दिया कि भाई 2018 के बाद अमेंडमेंट आई, उसने कहा कि अवेयर करना इतनी कोई जरूरत की बात नहीं है। एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज आप इसके अंदर अमेंडमेंट करो और डाल दो रेडीनेस और विलिंगनेस, बस इतनी सी बात थी। आया समझ में। अब देखो एक एक चीज देखेंगे समझ आएगा। फेलियर टू प्रूव रेडीनेस एंड विलिंगनेस, तो एक बार इनका मतलब समझ लो। देखो मैं आपको बताता हूँ रेडीनेस और विलिंगनेस है क्या। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर अ बंगलो। बी का बंगला था, ए ने कहा मैं 1 करोड़ में खरीदूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल रेडी हो गए। ये ब्रीच कर देता है। अब ए जो है, ए के पास 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा है घर पे, ठीक है। तो ए कैपेबल है खरीदने का, ऐसा तो है नहीं कि भाई पैसे ही नहीं है, इंसॉल्वेंट तो है नहीं, कैपेबल है। तो जो कैपेबिलिटी है वो शो करती है रेडीनेस। रेडीनेस इज कैपेबिलिटी, सक्षमता। विलिंगनेस, इस घर को खरीदने की इसकी इंटेंशन, लीगल इंटेंशन क्या है, खरीदना चाहता है, हाँ, विलिंगनेस। बस ये चीज, ठीक है। आया समझ में। चलो 16C, प्रायर अमेंडमेंट। सेक्शन 60C प्रोवाइड दैट पर्सन सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय फाइलिंग अ सूट मस्ट अवर, स्पेलिंग देख लेना, अवर टू प्लीड, मतलब प्लीड करना पड़ेगा उसको, एंड प्रूव करना पड़ेगा क्या, दैट ही हैज आइदर परफॉर्म्ड, या तो उसने परफॉर्म कर चुका है वो, ठीक है। कि सर देखो ए और बी है, इनका कॉन्ट्रैक्ट था। अब ए जो है वो कोर्ट में कहता है कि सर देखो ऐसा है, मैंने ना जो मैंने बंगलो खरीदना था उसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए दे चुका हूँ पहले ही, मुझे बंगलो चाहिए अब, परफॉर्म्ड, आइदर परफॉर्म्ड। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सर 1 करोड़ रुपए बिल्कुल तैयार है मेरे पास, रेडी है, बिल्कुल मैं सक्षम हूँ, मेरे पास है पैसे, मैं कोई ऐसे वैसे नहीं हूँ, मैं छोटा व्यापारी नहीं हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, एंड मेरी इंटेंशन है उसी बंगलो को खरीदने की, विलिंग, is ready and willing to perform the essential terms of the contract। essential terms ही यही थी कॉन्ट्रैक्ट की, which are to be performed by him, जो मेरे पार्ट पे थी मैंने कर दी। terms to refers to pleading and term proof refers to proof leading evidence। तो मतलब वही बात है कि अवर तो देखो वो तो प्लीडिंग में उसको अवरमेंट डालनी पड़ेगी, और जो बाकी चीज है जो प्रूव है वो उसको लीडिंग एविडेंस से करना पड़ेगा। द टर्म रेडीनेस रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी को रेफर करता है रेडीनेस, एंड टू परफॉर्म एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म्स, विलिंगनेस रेफर्स टू इंटेंशन, ठीक है। जो विलिंगनेस है वो इंटेंशन को, वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। देखो आगे, अब आ जाता है 2018 के बाद का सिनेरियो। 18 के बाद का क्या कहता है, सेक्शन 16 क्लॉज सी हैज बीन अमेंडेड, अमेंडेड है, रिलैक्सिंग द प्लीडिंग ऑफ अवर्मेंट
ऑफ द रेडीनेस एंड विलिंगनेस। क्या कहता है, अमेंड रिलैक्स कर दिया अब उन्होंने कि भाई देखो जो प्लीडिंग है इस चीज की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, जो प्लीडिंग डालते हो उसके अंदर आपको जो अवरमेंट वर्ड डालना था ना, रेडीनेस और विलिंगनेस, कि भाई टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट हाउएवर दिस अमेंडमेंट वुड नॉट materially alter the position existing prior to the amendment, it would only entitle the plaintiff to introduce the averment at any stage of the suit it was totally initially missing। ओके, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी नहीं देनी वो तो कोर्ट का बाद का बात है, वो तो कुछ मैटर ही नहीं है। बस इतनी सी बात है कि पहले तुम्हें डालने नहीं दिया जाता था ये रेडीनेस और विलिंगनेस, और ये जरूरी होता था। अब ये रेडीनेस और विलिंगनेस वर्ड जो है आप कभी भी डाल सकते हो एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। ठीक है, प्रायर टू दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट से पहले द कोर्ट हैज बीन डिसअलाउ करते थे द इंसर्शन ऑफ गवर्नमेंट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से उनको डालने ही नहीं दिया जाता था इफ इट इज बीइंग डन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर ये लिमिटेशन के पीरियड के बाद उसको अमेंडमेंट करना चाहते थे। ठीक है, ए पर्सन है, बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है, 3 साल का वो है, ठीक है 3 साल तक चलता रहा, डाल दिया उसने, मान लो 2.5 साल पे डाला था, 6 महीने हो गए, एक दो डेट लगी होंगी, नहीं पता था इसको बेचारे को कि अवर्मेंट डालना, रेडीनेस और विलिंगनेस, और 2018 से पहले की बात है, 3 साल पूरे हो गए, लिमिटेशन पीरियड हो गया, इसको नहीं डालने दिया जाएगा अवर्मेंट। ठीक है, लेकिन अब कह देंगे एट एनी स्टेज कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेशन खत्म हुआ हो ना हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, एनी स्टेज कभी मर्जी से तुम 20 साल बाद आगे डाल दो। ठीक है, अब आ जाओ केस में, महबूब उर रहमान वर्सेस अशानुल घानी। क्या केस है ये? सॉरी, केस, बात किस चीज की हो रही है देखो। हाँ, the court observed that even under amendment section 16 the plaintiff has to prove readiness and willingness। तो उस कोर्ट ने कहा कि देखो जो अमेंडेड सेक्शन है उसमें भी कोर्ट इसको रेडीनेस विलिंगनेस तो करनी ही पड़ेगी, रिलैक्सेशन तो सिर्फ गवर्नमेंट को दी गई है, ये डालने वाले पोर्शन को दी गई है, ये तो अंडरस्टूड है। Of this condition the position would not change much as general rule of pleading and evidence will still be applicable। तो वही बात कहा इन्होंने कि कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे, एविडेंस तो आपको फिर भी देने पड़ेंगे, प्रूव तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। इट इज सेटल्ड टू स्टेट दैट फैक्ट नॉट प्लीडेड कैन नॉट बी प्रूव्ड, एविडेंस कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड प्लीडिंग्स, द ओनली फैक्ट दिस वुड बी दैट पार्टी कैन इंट्रोड्यूस अफोर्सेड प्ली एट एनी स्टेज बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर आपने रेडीनेस और विलिंगनेस मेंशन ही नहीं कर रखा तो आप उसको प्रूव कैसे करोगे? आपको प्ली में ये देखो, आपको आपको प्ली में ये लिखोगे ना कि भाई मैं रेडी हूँ विलिंग हूँ, तो कोर्ट कहेगा अच्छा बताओ कैसे रेडी हो, कैसे प्ली विलिंग हो, तो आप उसको प्रूव करोगे। अगर आपने लिखा ही नहीं होगा तो आप प्रूव ही नहीं कर सकते, आपको स्पेसिफिक प्रोमिस नहीं मिलेगी 2018 से पहले। अब तो कह दिया है टाइनी स्टेज, तो लिखो और प्रूव करो, बात खत्म। ठीक है, पुखराज डी जैन वर्सेस गोपाल कृष्ण का जो केस है, इसमें क्या हुआ, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट लेज डाउन, व्हाट लेड डाउन, क्या लेज डाउन करता है हमें बताओ भाई। हाँ, that specific performance of the contract cannot be enforced in favor of person who fails to aver, जो फेल हो गया अवर to and prove that he has performed his part of the contract। Essential requirement of the provision is that substantial plaint must highlight the readiness and willingness। सिंपल बात यह है कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कि जो आपकी प्लेंट है उसके अंदर रेडीनेस विलिंगनेस शो होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ एक ऐसा केस जो आपको बताएगा कि कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहिए सेक्शन को, 16C को। सैयद दस्तगीर वर्सेस गोपाल कृष्ण शेट्टी 1999 सुप्रीम कोर्ट का केस है। द कोर्ट आंसर्ड दैट द क्वेश्चन हैज हाउ टू इंटरप्रेट द प्ली ऑफ रेडीनेस एंड विलिंगनेस, जो प्ली है रेडीनेस एंड विलिंगनेस की, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है आपने। ठीक है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द लैंग्वेज यूज्ड अंडर सेक्शन 16C डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक फ्रेजोलॉजी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो 16C है उसके अंदर हमें कोई अलग से फ्रेजोलॉजी की जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए।
द compliance of the term has to be in spirit and substance and not in the letter and form. इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो रेडीनेस और विलिंगनेस वाली बात है ना, ये जो चीजें हैं, ये उसके जो पूरा सब्सटेंस है ना, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर उसकी आत्मा में होनी चाहिए कि देखो मतलब कंडक्ट से पता चल जाता है ना कि प्लेंटिव रेडी था, विलिंग था या नहीं था। ठीक है, ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मतलब बस इस चीज से कह दिया कि उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा तो आपने सोच लिया कि है ही नहीं रेडी और विलिंग, ऐसा नहीं है। कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट एक्सप्लेनेशन वन जो है, वो कहता है कि देखो जब आप पेमेंट ऑफ मनी की बात करता है, ठीक है, जहां पे आपने पेमेंट ऑफ मनी की बात करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी को देने थे और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी थी, तो आप रेडीनेस शो करने के चक्कर में 1 लाख रुपए हमेशा उठाए उठाए घूम रहे हो कोर्ट में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा जरूरत नहीं है, अनलेस की कोर्ट आपको कहे कि तुम कोर्ट में जमा करवाओ, तब तक आपको जरूरत नहीं है पेमेंट मनी के केस में तो एटलीस्ट, ठीक है, रेडीनेस ऐसे शो करने की। This is more in the sport of plaintiff. He need not to tender offer to the defendant or deposit the money in the court, but he must ever and prove his performance or readiness, willingness to perform as part of contract. लेकिन इसको परफॉर्म तो के लिए परफॉर्म ये प्रूव तो करना ही पड़ेगा कि देखो जी, मैंने वहां से पैसे निकलवाए और मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो इसको उस दिन भी देने के लिए तैयार था, इसने लिए नहीं, मैं इसकी साइट पे गया था, इसने बंगलो देने से मना कर दिया, मैंने 1 करोड़ रुपए इसको दिए थे तब भी। एनी हाउ, while examining the requirement of section 16C, the apex court noted, apex court ने क्या नोट किया, that and construing in pleading, court must keep in mind that। अब देखो, इन्होंने कहा कि जब भी आपके सामने कोई प्ली आए, ये ये वाली आए रेडीनेस और विलिंगनेस वाली, तो आपको कैसे कोर्ट क्या ध्यान में रखना चाहिए, कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो प्ली है इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये कोई आर्ट एंड साइंस के ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ठीक है, बट एन एक्सप्रेशन दो वर्ड्स टू प्लेस फैक्ट लॉ ऑफ वंस केस फॉर रिलीफ। ये ऐसे होने चाहिए कि आपको पढ़ के पता चले, क्योंकि यही तो हैं जो रिलीफ दिलवाएंगे, लॉज बताएंगे, ठीक है। सच एन एक्सप्रेशन में बी पॉइंटेड precise, sometimes vague, but still it could be gathered what he want to convey through only by reading the whole pleading, depending upon the person drafting a plea। देखो कोई ड्राफ्टिंग अगर किसी की अच्छी है किसी की बुरी है, हो सकता है कि उसकी पूरी को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको प्रिसाइज वे में समझो। हो सकता है तुम्हें वो वेग लगे, बट डोंट डू नॉट बॉदर इट कि वो वेग है या कुछ भी है, लेकिन तुम्हें उसे पढ़ने से क्या लग रहा है कि क्या सामने वाली पार्टी विलिंग है, रेडीनेस है, शो हो रहा है। इफ इट इज देन गो अहेड, नहीं तो बस पिथ एंड सब्सटेंस देखनी है अपनी प्ली की कि वो क्या बात कर रहा है, रेडीनेस और विलिंगनेस शो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आगे आओ, अब देखो ये लास्ट पेज है हमारा। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पहले इनका 10 लाख के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने किसने कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो बी ने क्या किया कि 1 लाख रुपए वो दे दिया टोकन मनी। फिर ए ने रिफ्यूज कर दिया, ए रॉन्गफुली रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द सेल डीड मना कर दिया, कहता है मैं तो 15 लाख में करूंगा। तो अब इस केस में नो डाउट कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट ये तब होगा कि देखो जी, ये ए बोलेगा कि देखो मैंने इसको 15 लाख में बोला, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये प्रूव करो कि ये 10 लाख के लिए भी रेडी है या नहीं। 10 लाख के लिए रेडी और विलिंग तो बी को ही प्रूव करना ही पड़ेगा कि जी देखो मैं 10 लाख तक तो रेडी और विलिंग हूँ। नो डाउट कि ए ने ब्रीच कर दिया, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन बी अपने पार्ट पे ये तो बताएगा ना कि भाई मैं तो विलिंग हूं ना, मैं 10 लाख रुपए तक का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं भी परफॉर्म कर देता, तो मैं रेडी हूँ, 10 लाख रुपए मेरे पास रेडी रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसके अंदर है, मान कौर वर्स बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस हरदार सिंह, 2010 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। और एक ये है कि भाई देखो, ये जो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस है सेक्शन 16C की रिक्वायरमेंट्स की, क्या ये पर्सनल टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, जो जिनके जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, तो यही कर सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली ऊपर देखा ना हमने वो, अभी तो केस देखा है हमने, मानकौर बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो इसका मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आ सकता है। तो ये राम अवध वर्सेस दुबे 2000 सुप्रीम कोर्ट का केस है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आपको समझ आया होगा। क्वाइट इजी एंड क्वाइट डिफिकल्ट बोथ एट द सेम टाइम, हॉट एंड क्लो हम ब्लो नहीं कर सकते, बट
हो गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा एक बार वीडियो फिर से देख लेना इन केस अगर आपको ना समझ में आए। व्हाट्सएप पे पेड नोट्स अवेलेबल हैं इन केस यू वांट। 7988 4 87813। ओके। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।